नमस्कार। आज हम बात करेंगे अध्याय 7 के भाग 1 की, जिसमें हम बात करेंगे समकालीन विश्व में सुरक्षा की। जब भी हम सुरक्षा की बात करते हैं तो क्या आता है हमारे मन में? हम जानेंगे सुरक्षा का अर्थ और किस तरीके से, यानी सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं कितने डिफरेंट मीनिंग हो सकता है किसी भी देश के लिए सुरक्षा का। उसी के साथ साथ हम जानेंगे, जब हम सुरक्षा की बात करेंगे, कि सुरक्षा को किन दो तरीकों से पढ़ा जाता है, जिसमें हम ट्रेडिशनल और जो नॉन ट्रेडिशनल तरीका है उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस अध्याय की। तो सबसे पहले जब हम कहते हैं सुरक्षा यानी सिक्योरिटी, तो किसी भी देश के लिए जब भी हम सिक्योरिटी की बात करते हैं यानी सुरक्षा की बात करते हैं, तो सिक्योरिटी से जो हमारा पर्पस होता है वो होता है सेफ्टी से रिलेटेड, कि सेफ्टी जो है दुनिया में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सेफ्टी की बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो यानी कि ये जो है किसी तरीके का कोई खतरा है जिसकी वजह से यहाँ पे सेफ्टी की बात हो रही है। तो भारत की सुरक्षा सरकार का क्या क्या है, क्या सुरक्षा है, देखिए हम बात करेंगे सबसे पहले सुरक्षा की। तो सुरक्षा क्या है? सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है एक तरीके से खतरे से पूरी तरीके से आजादी। अब जब हम खतरे की बात करते हैं तो सिक्योरिटी, हर देश के लिए जो खतरा हो सकता है अलग हो सकता है। हो सकता है भारत के लिए जो खतरा हो किसी और देश के लिए खतरा ना हो। तो खतरे कई तरीके के होते हैं, और जो लोग सुरक्षा विशेषज्ञ अध्ययन कहते हैं उनका ये कहना है कि केवल उन चीजों को, सुरक्षा से जुड़ी चीजों का विषय बनाया जाए जिनसे जीवन के केंद्रीय मूल्यों को खतरा हो। जीवन की अगर हम बात करें यानी लाइफ की अगर हम बात करें, तो लाइफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लाइफ की अगर हम बात कर रहे हैं तो लाइफ पे जो खतरा हो सकता है वो किसी भी तरीके से हो सकता है। क्लाइमेट चेंज जो है वो भी एक खतरा है। वहीं पे जब हम बात करते हैं कि टेररिज्म, तो टेररिज्म भी एक खतरा ही माना गया है। तो देखिए खतरे की जो परिभाषा है और वहीं पे जो सिक्योरिटी की परिभाषा है, ये सारी चीजें इस चीज को यहाँ पे ये बताती हैं कि जो मेन एम है सुरक्षा का है वो है लाइफ से एसोसिएटेड। तो सवाल फिर ये बनता है कि किसके केंद्रीय मूल्य, क्यों पूरे देश के केंद्रीय मूल्य, आम स्त्री पुरुषों के केंद्रीय मूल्य, और क्या नागरिकों की जो नुमाइंदगी करने वाली सरकार हमेशा केंद्रीय मूल्यों का वही अर्थ ग्रहण करती है जो कोई साधारण नागरिक करता है। सिटीजन्स के लिए, स्टेट के लिए सिक्योरिटी का मतलब अलग तरीके से हो सकता है। अब किसी सिटीजन्स के लिए जो सिक्योरिटी है वो इंडिविजुअल लेवल पे भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और स्टेट के लिए सिक्योरिटी अगर हम बात करें तो गार्डिंग द, जो हम गार्ड करने की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, लैंड को गार्ड करने की, वाटर को बात कर सिक्योर करने की, और उसी के लिए हमने देखा जाएगा तो जिस तरीके से नेवी, एयरफोर्स, आर्मी तीनों तरीके से काम करती है, तो सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं पे फिर हम बात करते हैं कि अगर, जैसे कि हम आगे भी इस पे चर्चा करेंगे, पॉवर्टी यानी गरीबी भी एक सुरक्षा जिससे हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई गरीब है तो वो भोजन नहीं उसको प्राप्त कर सकता, और जब वो भोजन नहीं प्राप्त कर सकता तो यहाँ पे उसकी जान को हानि पहुंच सकती है। तो सुरक्षा का जो अर्थ है वो समझना बहुत जरूरी है कि उसका तात्पर्य हर देश के लिए, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो, डेवलपिंग कंट्री हो, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो जो मूल्य हमें प्यारे हैं कमोबेश, उन सभी को बड़े या छोटे खतरे होते हैं। जब भी कोई राष्ट्र कुछ करता है अथवा कुछ करने में असफल होता है तो संभव है इसे किसी अन्य देश के केंद्रीय मूल्यों को हानि जो है किसी तरीके से पहुंचती हो। जब भी राहगीर अपनी राह में लुटा जाता है तो आम आदमी के रोजमर्रे की जीवन को क्षति पहुंचती है। यानी अगर हम चोरी की बात करें तो एक नॉर्मल अगर चोरी भी होती है तो उससे भी तो हानि है। फिर भी अगर हम सुरक्षा का इतना व्यापक अर्थ करें तो हाथ पांव हिलाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा जो सिस्टम है एक तरीके से हमें पैरालिस कर देगा, क्योंकि हम घर से निकलते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सिक्योर हैं। सिक्योरिटी जो है अगर हम बात करी जाए, हो सकता है किसी के साथ चोरी हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो सिक्योरिटी का जो वास्तविक अर्थ है वो अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो हम इन खतरों को नजरअंदाज नहीं करते, और सुरक्षा का रिश्ता फिर बड़े गंभीर खतरों से भी है। ऐसे खतरे जिन्हें रोकने के हो सकता है सरकारों के पास उपाय ना हो। और उसी तरीके से अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट का जो रोल है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है।
सुरक्षा की विविध धारणाओं को दो कोटियों में रखकर समझने की कोशिश करते हैं। यानी सुरक्षा की जब हम बात करेंगे, सिक्योरिटी की हम बात करेंगे, उसे दो तरीके से समझेंगे। सुरक्षा सिक्योरिटी यानी ट्रेडिशनल नोशन यानी पारंपरिक धारणा, और अपारंपरिक धारणा यानी कि नॉन ट्रेडिशनल। तो पूरे जो हम चैप्टर में हम बात करेंगे, हम इसी तरीके से बात करेंगे। ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी यानी पारंपरिक धारणा और अपारंपरिक धारणा। सबसे पहले बात करेंगे हम ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। देखिए, पारंपरिक धारणा यानी इसमें भी आपको दो चीजें पढ़नी है, एक्सटर्नल और इंटरनल, यानी कि बाहरी और अंदरूनी। जब भी हम एक्सटर्नल की बात करते हैं तो एक्सटर्नल से हमें क्या समझ आता है? एक्सटर्नल का मतलब बाहरी खतरा। तो सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सैन्य खतरे यानी मिलिट्री खतरों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो किसी देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। और इस खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है जो सैन्य हमले की धमकी देकर सभ्यता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे किसी देश के केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा पैदा करता है। यानी सॉवरेनिटी की अगर हम बात करें, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की हम बात करें, उसको जब खतरा हो तो ये एक्सटर्नल यानी बाहरी सुरक्षा कहलाया जाता है। तो सैन्य कार्रवाई से आम नागरिकों के जीवन को भी काफी खतरा होता है। देखिए, अगर हम देश की बात कर रहे हैं, देश के किसी भी हिस्से पर हमला होता है, तो ये जो हमला है, अगर सेना को अपने देश की सुरक्षा करनी है तो यहाँ पे जो आम नागरिक रह रहे हैं उनकी जान को भी काफी खतरा हो सकता है। तो सिक्योरिटी देखिए किसी तरीके एक्सटर्नल यानी मिलिट्री, और मिलिट्री का जो थ्रेट है वो यहाँ पे बना रहता है। बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में तीन ही विकल्प होते हैं। तो इन तीन विकल्पों को याद करने के लिए हम याद कर सकते हैं SPD। पहला जो होता है, सबसे पहला जो होता है कि सरेंडर कर देना, यानी आत्मसमर्पण करना। पूरी तरीके से अगर आप जानते हैं कि आप शायद सामने वाले देश से युद्ध नहीं कर सकते तो आप सरेंडर कर दीजिए, बिना युद्ध किए मान लेना कि हम ठीक है, अब हम आपसे नहीं लड़ सकते तो हम सरेंडर कर रहे हैं, यानी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। वहीं पे युद्ध से होने वाले नाश को इस हद तक बढ़ने के संकेत देने की दूसरे पक्ष से हमकर हमला करने से के बजाय आया युद्ध ठहर जाए तो अपनी रक्षा करना, ताकि हमलावर देश अपने मकसद से कामयाब ना हो सके और पीछे हट जाए और हमलावर को पराजित कर देना। तो यानी कि इसे हम बात करते हैं प्रिवेंशन। तो यानी अगर हम बात करें, पहला होता है जिस तरीके से कि सरेंडर, दूसरा होता है प्रिवेंशन, किस तरीके से आप वॉर को प्रिवेंट कर सकते हैं, और तीसरा होता है डिफेंड करना। डिफेंड करने की जब हम बात करते हैं कि हम अपने आप को किस तरीके से डिफेंड कर सकते हैं, अगर कोई देश है और उसे पता है कि उसे अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी है और उसके ऊपर हमला हो सकता है, तो वो अपनी जो आर्म्स की जो तैयारी, वो अपने वेपन्स की तैयारी यहाँ पे भरपूर करेगा, ताकि वो जो है आपस में एक तरीके से लड़ सके। तो परंपरागत सुरक्षा नीति का एक तत्व और है, और जिसे हम शक्ति संतन कहते हैं। पारंपरिक सुरक्षा नीति का जो हम बात करें चौथा तत्व है गठबंधन बनाना, यानी अलायंसेस बिल्डिंग। देखिए, अलायंस बिल्डिंग की जब हम बात करते हैं, जब दो या दो से ज्यादा देश मिलकर एक अलायंस बनाते हैं, ये जो गठबंधन की हम बात कर रहे हैं, ये जो अलायंस होता है बेसिकली इस तरीके का अलायंस होता है कि गठबंधन में कई देश शामिल होते हैं और सैन्य हमले को रोकने अथवा उसे रक्षा करने के लिए संवेद कदम उठाते हैं। तो अलायंस बिल्डिंग की जब हम बात करें, अगर हम एग्जांपल दें, जैसे कि हम बात करते हैं नेटो की, तो नेटो क्या है? नेटो एक मिलिट्री अलायंस है जिसका जो मुख्य ऑब्जेक्टिव रहा है वो ये रहा है कि वह अगर देखें कि किसी पर भी अगर हमला होता है, अगर गठबंधन से जुड़े किसी भी देश पे हमला होता है, वो सब पे हमला माना जाएगा। तो यहाँ पे जो नेटो जिस पर वो बेस्ड है वो है कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो ये है पारंपरिक धारणा और ये है एक्सटर्नल यानी बाहरी सुरक्षा की जब हम बात करते हैं। राष्ट्रीय हितों पर आधारित अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय हितों के बदलने पर गठबंधन भी बदले जाते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने सन 1980 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ इस्लामी उग्रवादियों को समर्थन दिया, लेकिन ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में
अलकायदा नामक एक समूह ने, आतंकवादी ने जब 11 सितंबर 2001 के दिन उस पर हमला किया तो उसने इस्लामी उग्रवादियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये जो शुरुआत हुई हुई 1980 से। तो किसी देश की सुरक्षा को ज्यादातर खतरा उसकी सीमा के बाहर से होता है, यानी एक्सटर्नल होता है। इसकी वजह है अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था। किसी देश के भीतर हिंसा के खतरों से निपटने के लिए एक जानी पहचानी व्यवस्था होती है, इसे सरकार कहते हैं, यानी गवर्नमेंट कहते हैं। गवर्नमेंट यानी जो स्टेट होती है एक बहुत ही अहम भूमिका यहाँ पे निभाती है। लेकिन विश्व राजनीति में ऐसी कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है जो इसके ऊपर हो। हम यूएन की बात करते हैं, यूएन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं, लेकिन क्या यूएन पूरी तरीके से सबको सुरक्षा देने में सफल है? इसका जवाब होगा ना। अगर ऐसा होता तो फिर विश्व में जो अभी करंट में जो युद्ध हुए, जैसे यूक्रेन रशिया की हम बात करते हैं, तो ऐसे युद्ध होते ही नहीं। तो बनावट के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र संघ अपने सदस्य देशों का दास है और इसके सदस्य जितना ऐसा हासिल होती है, तब विश्व राजनीति में हर देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी होती है। अगर भारत को भी अपनी सुरक्षा करनी है तो वहां पे उसे काम करना होगा अपनी एबिलिटीज बढ़ाने के लिए, अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए। अब हम बात करेंगे पारंपरिक धारणा की आंतरिक सुरक्षा यानी इंटरनल। देखिए, खतरे की जब हम बात करते हैं, देश को सिर्फ बाहर से ही खतरा नहीं होता। अगर ये समझ लीजिए कि ये देश की बाउंड्री है और अगर मैं खतरों की बात करूं तो खतरा बाहर से आ सकता है। ये है कि हाँ, खतरा बाहर से भी आ सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि खतरा सिर्फ बाहर से आता है। कई बार ये खतरा आपके देश के अंदर यानी इंटरनल भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो किसी भी देश के लिए जरूरी होगा कि दोनों तरीके से बाहरी और आंतरिक सुरक्षा अपने देश की करना। देखिए, सुरक्षा की परंपरागत धारणा का जरूरी रिश्ता अंदरूनी सुरक्षा से भी है। आंतरिक सुरक्षा ऐतिहासिक रूप से सरकारों का सरोकार बनी चली आ रही है, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसे हालात और संदर्भ सामने आए कि आंतरिक सुरक्षा पहले की तुलना में कई महत्व की चीज बन गई। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, अगर हम बात करें जिस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ, उस समय देशों के लिए शायद एक्सटर्नल यानी बाहरी सुरक्षा ज्यादा जरूरी थी। इंटरनल सुरक्षा का इतना मुद्दा नहीं उठा, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर हमें शांति और अमन चाहिए तो हमें अपने सबसे पहले जो काम करना है वो है कि हमें अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना होगा। लेकिन धीरे धीरे आज हम बात करें, आज हम जिस समय में 21वीं सदी में है, यहाँ पर यह खतरा अंदरूनी भी है। तो सन 1945 के बाद ऐसा जान पड़ा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ अपनी सीमा के अंदर एकीकृत और शांति संपन्न है। अधिकांश यूरोपीय देश, खासकर ताकतवर पश्चिमी मुल्कों के सामने अपनी सीमा के भीतर बसे समुदाय अथवा वर्गों से कोई गंभीर खतरा नहीं था। इस कारण ही इन देशों ने अपना जो ध्यान है सीमा पर ज्यादातर केंद्रित रखा। और जैसे ही दूसरे विश्व युद्ध हुआ के बाद शीत युद्ध का दौर चला और इस दौर में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नेतृत्व वाला पश्चिमी गुट तथा सोवियत संघ की अगुवाई वाले साम्यवादी गुट एक दूसरे के सामने आमने सामने थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों गुटों को अपने ऊपर एक दूसरे से सैन्य हमले का भय था और इसके अतिरिक्त कुछ यूरोपियन देशों को अपने उपनिवेशी में निष्ठा जनता से खून खराबे की भी चिंता सता रही थी। तो अब ये लोग आजादी चाहते थे और इस सिलसिले में हम याद करें, सबसे पहली जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, 1950 के दशक में फ्रांस को वियतनाम अथवा सन 1950 और 1959 के दशक में ब्रिटेन को केन्या में जूझना पड़ा। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जितने युद्ध हुए उसमें 1/3 अलग राष्ट्र बनाने पर तुले अंदर, यानी अगर हम बात करें जो अंदरूनी आंदोलन चले, इंटरनल मैटर्स रहे, इसे हम कहते हैं सेसेशनिस्ट मूवमेंट। अगर कोई भी देश है और अंदर से ही लोग चाहते हैं कि जो देश का बंटवारा हो जाए, देश सेपरेट हो जाए, यह भी एक चिंताजनक विषय यहाँ पे बना रहता है।
तो यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि जब भी सुरक्षा की परंपरागत धारणा में स्वीकार किया जाता है कि हिंसा का जो इस्तेमाल यथासंभव सीमित होना चाहिए। आज लगभग पूरा विश्व ये मानता है कि किसी देश को युद्ध उचित कारणों यानी आत्मरक्षा अथवा दूसरे को जनसंहार से बचाने के लिए ही करना चाहिए। किसी युद्ध में युद्ध साधनों का सीमित इस्तेमाल होना चाहिए। और अगर हम देखा जाए क्यों हम ये बात कर रहे हैं कि सीमित इस्तेमाल होना चाहिए, अगर हम बात करते हैं फोर्स की, फोर्स आप यूज कर रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट फोर्स का इस्तेमाल कर रही है तो वो एक लिमिट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो फोर्स जो आप यूज कर रहे हो उसके परिमाण स्वरूप जो है जो आम नागरिक हैं उन्हें कोई किसी तरीके की क्षति पहुंचे। तो ये जो सुरक्षा का मुद्दा है अगर हम देखा जाए तो ये कोई आसान मुद्दा नहीं है और इसकी जो परिभाषा है वो हर देश के लिए अलग हो सकती है। सुरक्षा की परंपरागत धारणा इस संभावना से इनकार नहीं करती कि देशों के बीच एक न एक रूप में सहयोग हो। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है निरस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण तथा विश्वास की बहाली। यानी अगर हम बात करें आर्म्स को कंट्रोल करना, आर्म्स कंट्रोल, वेपन्स को कंट्रोल रखना, उसी के साथ साथ कॉन्फिडेंस बनाना, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बहुत जरूरी है। निरस्त्रीकरण की मांग होती है कि सभी राज्य चाहें उनका आकार, ताकत और प्रभाव कुछ भी हो, कुछ खास करके हथियारों से पा जाए। तो उदाहरण के लिए अगर हम बात करें 1972 की जैविक हथियार संधि की, तो ये जो संधि है अगर हम बात की जाए तथा 1992 की रासायनिक हथियार संधि में ऐसे हथियार को बनाना और रखना प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो ये जो संधि की गई, अग्रीमेंट किए गए, क्या पर्पस रहा इनका? इनका बेसिक एम रहा कि विश्व में जो है वेपन्स के थ्रू, चाहे वो अगर हम बात करें नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन ट्रीटी की, तो वो भी एक उदाहरण यहाँ पे होगा जहां पे देश चाहते हैं कि अमन और शांति बना रहे और किसी तरीके के ऐसे वेपन्स का प्रयोग ना हो जो विश्व में जो है अशांति फैला सके। उसी के साथ साथ जैसे कि हम बात करें महाशक्तियों की, देखिए महाशक्ति यानी अमेरिका तथा सोवियत संघ सामूहिक संघार के अस्त्र यानी परमाणु हथियार का विकल्प पूरी तरीके से उस समय पे नहीं छोड़ना चाहती थी और इसीलिए दोनों ने अस्त्र नियंत्रण का सहारा लिया। 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ने अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों को जो रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका। यहाँ पे जब हम कोल्ड वॉर की बात करते हैं हम ये भी जानते हैं कि किस तरीके से जो महाशक्तियां बनी, जिस तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हुआ, ये एक तरीके से क्यों किया गया न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल? अपने आप को एक महाशक्ति के रूप में साबित करने के लिए, विश्व में दिखाने के लिए कि मैं कितनी बड़ी शक्ति। और आगे जब हम बात करते हैं किसी भी ट्रीटी की, कोई भी अग्रीमेंट साइन हुआ, बेसिक एम यही था कि कोई हम पर जो है पलटवार यहाँ ना कर सके और उसी के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस बना रहे कि हम पर हमला नहीं होगा। न्यूक्लियर वेपन्स की अगर हम बात करें, न्यूक्लियर परमाणु बम की हम बात करें, तो वो इतने घातक हो सकते हैं कि पूरे देश का जो एक तरीके से जिस क्षण भर में जो सर्वनाश कर सकते हैं, तो कंट्रोल करना उन्हें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो संधि में दोनों देशों को सीमित संख्या में ऐसी रक्षा प्रणाली तैनात करने की अनुमति थी, लेकिन इस संधि ने दोनों देशों को ऐसी रक्षा प्रणाली के व्यापक उत्पादक से रोक दिया। अमेरिका और सोवियत संघ ने अस्त्र नियंत्रण की कई अन्य संधियों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें परमाणु प्रसार संधि यानी हम बात करें एनटीपी 1968 भी एक शामिल है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और इसमें अस्त्र नियंत्रण संधि भी थी क्योंकि इसने परमाणु हथियारों के उपार्जनों से कायदे कानून के दायरे में ला खड़ा किया। तो जिन देशों ने 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिए थे, उनका परीक्षण कर लिया था, उन्हें संधि के अंतर्गत इन हथियारों को रखने की अनुमति दी गई।
और जो देश जो है ये जो 1967 क्राइटेरिया रखा गया तक ऐसा नहीं कर पाए थे, उन्हें ऐसे हथियारों को हासिल करने का अधिकार से वंचित किया गया। तो ये देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा डिबेटिंग कॉन्सेप्ट है कि जो 1961 से पहले देश है जिनके पास परमाणु बम है वो इसे रख सकते हैं, उनके पास न्यूक्लियर पावर बॉम्ब हो सकते हैं, और बाकी देशों के पास नहीं हो सकते। इस पे भी जो एक बहुत बड़ी डिबेट विश्व में छिड़ी कि ऐसा क्यों। परमाणु अप्रसार संधि ने परमाणविक जो हम बात करते हैं आयुधों को समाप्त तो नहीं किया, लेकिन इन्हें हासिल कर सकने वाले देशों की संख्या काफी हद तक कम भी की है। तो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में ये बात भी मानी गई है कि विश्वास बहाली के जो उपायों से देशों के बीच हिंसाचार कम किया जा सकता है, और सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा में माना जाता है कि सैन्य बल से सुरक्षा को खतरा पहुंचता है और सैन्य बल ही सुरक्षा को कायम रखा जा सकता है। इसी के साथ अंत करेंगे हम इस चर्चा का यहीं पे। धन्यवाद।